हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स की बात कर ली थी और हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स यहाँ तक की बात कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप जब एनसीईआरटी उठाकर देखोगे तो इसे प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड के अंदर 7th पॉइंट बनाकर डिस्कस किया है। तो अभी आपके ऊपर है, आप इसे एज अ प्रॉपर्टी पढ़े या आप इसे एज अ सेपरेट पार्ट पढ़े। तो यहां पर हम इसे सेपरेटली से पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो नाउ व्हाट इज कोएगुलेशन। देखो बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझना, जितने भी लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, कौन से? लायोफिलिक कोलॉइड्स। उन लायोफिलिक कोलॉइड्स के अंदर डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को पसंद करता है। लायोफिलिक के अंदर डिस्पर्जन फेस इज सॉल्वेंट लविंग, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर सॉल्वेंट लविंग। तो अगर वो बाय चांस डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग भी हो जाए, मतलब बाय चांस कोलॉइडल सॉल्यूशन ब्रेक भी हो जाए, तो आप सिंपल स्टरिंग से, सिंपल शेकिंग से, सिंपल एजिटेशन मेथड से आप आपका लायोफिलिक कोलॉइड वापस से बना सकते हो। आप लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन वापस से बना सकते हो। लेकिन लफड़ा आता है लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर। इसलिए हम लोग यहां पर जो कोएगुलेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट वी आर स्टडिंग ओनली फॉर लायोफोबिक कोलॉइड्स। किसके लिए पढ़ रहे हैं? लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? लायोफोबिक कोलॉइड्स आर इरिवर्सिबल। ये सब क्या होते हैं? ये सब इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब अगर बाय चांस हमारी किसी गलती की वजह से डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया, तो आप इन्हें वापस से मिक्स करके सॉल्यूशन नहीं बना सकते, कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। तो हमें लायोफोबिक कोलॉइड्स को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन से, बहुत ज्यादा ध्यान रख के बनाना पड़ता है। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने पढ़ लिया है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स स्टेबल क्यों होते हैं? व्हाई दीज लायोफोबिक कोलॉइड्स, सॉरी, Why these लायोफोबिक कोलॉइड्स आर स्टेबल? क्या कोई आंसर दे सकता है? वीडियो पॉज करो और सोचो, लायोफोबिक कोलॉइड्स को स्टेबल करने के लिए हमने क्या किया था? वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जवाब लिखो, अगर आता है तो, नहीं आता है तो आंसर मैं देने वाला हूं। अब आपको आ जाना चाहिए। तो क्या है आपका जवाब? क्या आपका और मेरा जवाब मैच करता है? देखते हैं। Why लायोफोबिक कोलॉइड्स आर स्टेबल? Because they possess charge. Because they possess charge, and due to it they remains stable. सर, चार्ज का फंडा समझ में नहीं आया क्या? आप लोगों ने मेरे साथ में पेप्टाइजेशन मेथड नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। पेप्टाइजेशन में क्या किया था सर? हमने डिस्पर्जन फेस का, कोलॉइडल पार्टिकल्स का एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बनाया था। प्रेसिपिटेट को जैसे ही हमने डिस्पर्जन मीडियम में डाला तो कोलॉइडल पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए डिस्पर्जन फेस यानी आपके कोलॉइडल पार्टिकल नीचे जमा हो गए थे और डिस्पर्जन मीडियम ऊपर जमा हो गया था। जैसे ही हमने उसके अंदर एक कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट डाला, कोलॉइडल पार्टिकल ने उस इलेक्ट्रोलाइट में से वो आयन अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया जो आयन कॉमन आयन रखता था। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर कैटायन कॉमन है डिस्पर्जन फेस के या कोलॉइडल पार्टिकल से अगर कैटायन मैच कर रहा है तो कैटायन एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनायन मैच कर रहा है तो एनायन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डिस्पर्जन फेस ने क्या करा, कोलॉइडल पार्टिकल ने क्या करा,
एक इलेक्ट्रोलाइट में से कैटायन या एनायन में से जो भी कॉमन है अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया। अब जितने कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं सबने एक जैसे चार्ज वाला, सबने एक जैसा इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन या एनायन अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया। अब लेट्स से सभी ने कैटायन एब्जॉर्ब कर लिया, सभी कोलॉइडल पार्टिकल ने कैटायन एब्जॉर्ब कर लिया, तो कैटायन पे तो प्लस चार्ज होता है, तो सारे प्लस चार्ज वाले कोलॉइडल पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपल्शन की वजह से वो फैल जाएंगे। तो आपका जो आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर आपको कोलॉइडल पार्टिकल एक चार्ज लिए इस तरीके से हमेशा स्कैटर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब आप देखो ये ब्राउनियन मूवमेंट क्यों शो करेगा? ये ब्राउनियन मूवमेंट इसलिए शो करेगा कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ आएगा, दोनों में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से ये दूर भागेगा, इससे रिपेल होके ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, फिर ये वॉल से टकरा के इधर आएगा, ये इधर की वॉल से टकरा के इधर आएगा, ये दोनों फिर आमने सामने आ जाएंगे, तो फिर ये इधर भागेगा, तो फिर ये इधर भागेगा। तो आप यहां पर ब्राउनियन मूवमेंट देख सकेंगे, आप यहां पर चार्ज देख सकेंगे, तो फिर वो सारी प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा। सो देयरफॉर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल या कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन जो लायोफोबिक नेचर का है वो दुनिया में सिर्फ कब स्टेबल रह पाएगा, जब उसके ऊपर चार्ज होगा। जब तक चार्ज नहीं होगा वो स्टेबल नहीं होगा। अब मान लो इन कोलॉइडल पार्टिकल्स का चार्ज में हटा दूं, इनके चार्ज को अगर मैं खत्म कर दूं, तो सर ये वही प्रोसेस हो जाएगी जो पेप्टाइजेशन में होती थी। क्या होती थी? फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलॉइड पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाते थे, सब नीचे बैठ जाते थे, सब नीचे इकट्ठा हो जाते थे, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन टूट जाता था। तो एग्जैक्टली उसी को क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोएगुलेशन? कोएगुलेशन का मतलब होता है दैट व्हेन द चार्ज ऑन द colloidal particles, that when the charge on the colloidal particles are neutralized by any suitable medium, by any suitable method, these particles settle down at the bottom and gets aggregated and it is called as coagulation। एंड इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोएगुलेशन। यानी लायोफोबिक कोलॉइड्स के पार्टिकल्स पर, कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज को अगर आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी चार्ज को खत्म कर दिया, तो वो सारे डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स फिर पास आ जाएंगे और सब जमीन पर सेटल डाउन हो जाएंगे, एक के ऊपर एक सब जमा हो जाएंगे और आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन ब्रेक हो जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। कोई परेशानी? पक्की बात? इतना चीज अच्छे तरीके समझ में हो गया मेरे प्यारे बच्चों को? आ गया? डन? कोई दिक्कत? बढ़िया, क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर हमें यह देखना है कि कोएगुलेशन कौन कौन सी वजह से हो सकता है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ कोएगुलेशन? आप कब कब कोएगुलेशन कर सकते हो? पहला कोएगुलेशन अगर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया तो होगा। सबसे पहला मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? हमने देखा था पिछले वीडियो में, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, उसके अंदर दो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे ही आपने एक डिस्पर्जन, फॉर एग्जांपल अगर आपने उसके अंदर कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन डाला और आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं या जो डिस्पर्जन फेज है उस पर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो सब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ भागेंगे और सब एनोड पर
एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया, डिस्पर्जन फेज अलग हो गया, तो ब्रेक हो गया आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, और एनोड के ऊपर सारे डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स, सारे कोलॉइडल पार्टिकल इकट्ठे हो गए। तो यही तो हो गया कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन करने का सबसे पहला तरीका क्या है? सोचो, सबसे पहला तरीका क्या था? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। दूसरा कंसेप्ट, बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज्ड सोल। अपोजिटली चार्ज्ड सोल, अब इसका क्या मतलब है सर? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिस पर अभी पॉजिटिव चार्ज है। याद करो, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH3 के आप प्रेसिपिटेट्स बनाते हो, तो इसके प्रेसिपिटेट्स के अंदर आप FeCl3 नाम का इलेक्ट्रोलाइट डालते हो ताकि ये अंदर जाकर Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव बना दे, और ये Fe3 पॉजिटिव इसकी सरफेस पर जाकर इस तरीके से एडजॉर्ब हो जाए ताकि ये इस कोलॉइडल पार्टिकल को एक पॉजिटिव चार्ज दे सके। तो अभी ये वाला जो आपका कॉलिगेटिव, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, कॉलिगेटिव क्यों याद आ रहा है आज मुझे, पता नहीं, आज खसक गया हूं मैं। तो ये जो आपका पार्टिकल है, कोलॉइडल पार्टिकल, राइट नाउ इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो सोल बना, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना, ये पॉजिटिव सोल कहलाया। समझ में आ रही बात आपको? मतलब किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो चार्ज होगा, कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो भी चार्ज होगा, वो चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके डिस्पर्जन फेज के ऊपर, उसके कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर। तो अगर कोलॉइडल पार्टिकल ने केटायन एड्सॉर्ब करे हैं तो कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर डिस्पर्जन फेज या कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो वो पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आप क्या करो, इस पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन डाल दो। पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन डाल दो। आपने क्या करा? दो अपोजिटली चार्ज सोल मिक्स कर दिए, दो अपोजिटली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन आपने मिक्स कर दिए। तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल सीधी सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल ने पॉजिटिवली चार्ज केटायन को एड्सॉर्ब किया था, और दूसरे कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो आपके कोलिगेटिव कोलॉइडल पार्टिकल ने नेगेटिवली चार्ज एनायन को एड्सॉर्ब किया था, जब दोनों मिक्स होंगे तो एक का केटायन और एक का एनायन आपस में मिक्स होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहां पर जब आप दो अपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स करोगे, देयर चार्ज गेट न्यूट्रलाइज्ड, देयर चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, यानी यहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज खत्म हुआ, सारे डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल इकट्ठे होकर जमीन पर बैठ जाएंगे, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें आपके कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर केटायन एड्सॉर्ब है, तो ये वाला जो आपका सॉल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, क्योंकि अभी डिस्पर्जन फेज के अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। फिर आपने दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया जिसमें कि डिस्पर्जन फेज के ऊपर या आपके कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? नेगेटिव। दोनों का आपने मिक्स कर दिया। जैसे मिक्स करोगे तो ये दोनों कोलॉइडल पार्टिकल जब एक दूसरे से मिलेंगे तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसा, और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों मिलेंगे तो इनका पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपस में मिलके, इन सब के पॉजिटिव और नेगेटिव केटायन एनायन आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसने Fe3 पॉजिटिव एड्सॉर्ब किया है और फॉर एग्जांपल इसने OH नेगेटिव एड्सॉर्ब किया है, तो क्या होगा? इसका एक Fe इसके 3 OH को लेकर FeOH3 बनके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब आपका जो पूरा का पूरा जो पार्टिकल है वो न्यूट्रलाइजेशन के केस में आ जाएगा, और इसी वजह से आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा?
आपके पास में यहां पर कोएगुलेशन हो जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, पक्की बात। चलिए तीसरा पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग। मतलब अगर आप आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन की बॉइलिंग कर दोगे तो बॉइलिंग की वजह से क्या होगा? उबालना। जब आप उबालोगे मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब हम लोग जानते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स तेज 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 मूव करने लगते हैं। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल है जिसने अभी अपने ऊपर चार्ज, जिसने अपने ऊपर अभी केटायन या एनायन एब्जॉर्ब करे हैं, जब ये तेज तेज भागेंगे तो आपस में भी टकराएंगे और अब इनका कोलिजन स्पीड में होगा। और जब ये स्पीड में टकराएंगे, जब ये स्पीड में टकराएंगे तो इनके ऊपर जो केटायन या एनायन जो एब्जॉर्ब हुआ है वो तो एब्जॉर्ब हुआ है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। हमने पढ़ा था ना, केमिस ऑप्शन नहीं हुआ है। कौन सा एब्जॉर्प्शन हुआ है? फिजिक्स ऑप्शन। तो जब ये जोर से टकराएंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज एब्जॉर्ब हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। तो बॉइलिंग की वजह से क्या होगा? बॉइलिंग की वजह से कोलॉइडल पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी और कोलॉइडल पार्टिकल जब एक दूसरे से जोरदार टक्कर मारेंगे एक दूसरे को, तो इन जोरदार टक्करों की वजह से उनके चार्ज का लॉस हो जाएगा। उनके ऊपर जो चार्ज एब्जॉर्ब हुआ है वो टूट के निकल जाएगा। और जब चार्ज निकल जाएगा, जब चार्ज धीरे धीरे खत्म होने लगेगा तो धीरे 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 क्या होने लगेंगे? एब्जॉर्ब होने लगेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो क्या यहां पर आपको तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ? पहला क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा क्या है? मिक्सिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज सोल, और तीसरा क्या है? बॉइलिंग। क्या ये 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए? आगे बढ़े। चलिए चौथा इज परसिस्टेंट डायलिसिस। चौथा पॉइंट इज परसिस्टेंट डायलिसिस। सर डायलिसिस से क्या होता है? याद करो, मेरे से क्या पूछ रहे हो? याद करो, हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था? कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमने एक डायलेसर के अंदर रखा था। डायलेसर का जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी सिलोफेन की, और हम वहां पर प्यूरिफिकेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स को ही निकाल रहे थे। याद करो, इलेक्ट्रोलाइट्स इंप्योरिटी के फॉर्म में होता है। तो अगर आप बहुत हद से ज्यादा डायलिसिस कर दोगे, भाई डायलिसिस कब तक करना है? डायलिसिस कब तक करना है? जब तक इंप्योरिटी निकल जाए, मतलब जब तक एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कोई इलेक्ट्रोलाइट हो वो निकल जाए तब तक डायलिसिस करना है। लेकिन अगर आप हद से ज्यादा डायलिसिस कर दोगे तो क्या होगा? तो जो कोलॉइडल पार्टिकल ने अपनी सरफेस पर जो चार्ज एब्जॉर्ब किया है, यानी केटायन या एनायन, जो भी उसने कॉमन आयन के हिसाब से अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब किया होगा, वो भी निकलने लगेगा। फ्रेश वाटर आता जाएगा और सिलोफेन मेम्ब्रेन से वो पार होता जाएगा। तो अगर आपने परसिस्टेंट डायलिसिस कर दिया, यानी रिक्वायरमेंट से ज्यादा क्वांटिटी में अगर आपने डायलिसिस कर दिया, तो फिर कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। तो आपके कोलॉइडल पार्टिकल एक्चुअली डिस्चार्ज होने लगेंगे, उनके ऊपर का चार्ज लॉस होने लगेगा। और हमने देखा ही है, कोई भी लायोफोबिक कोलॉइड उसके चार्ज की वजह से स्टेबल होता है। चार्ज किसकी वजह से आता है? केटायन या एनायन की वजह से। और अगर वही निकल गया डायलिसिस में तो काम खत्म, पैसा हजम। क्या ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए? एंड द लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको भी अपने को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सर इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से क्या होगा? उसके पहले क्या, इधर साइड वाला आपने लिख लिया? क्या मैं इसको रब कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लो जरा उसका फटाफट से। चलिए अब देखो बेटा, हम सब लोग ये बात समझ चुके हैं कि हर लायोफोबिक कोलॉइड के कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है। और वो चार्ज क्यों आता है? वो चार्ज हम डालते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोलाइट डाल के। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा वहां कम रहती है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा वहां पर कम रहती है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया तो अब यह नुकसानदायक है। लिमिट से ज्यादा हर चीज नुकसानदायक है। कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे पहले FeOH3 नाम का आपने कोलॉइडल पार्टिकल बनाया। ये आपका कोलॉइडल पार्टिकल है। तो ये आपने जैसे इसको डिस्पर्जन मीडियम में डाला, ये सब नीचे बैठ गए। सारे आपके कोलॉइडल पार्टिकल, सारे आपके डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल इस तरीके से डिपॉजिट हो गए। अब आपने इसके अंदर क्या करा? अब आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चूज किया? FeCl3। कारण
आपके कोलॉइडल पार्टिकल के अंदर दो प्रकार के आयन है, Fe3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चूज करना है जिसमें या तो Fe3 पॉजिटिव हो या OH नेगेटिव है। तो यहां पर अगर आपने FeCl3 डाला तो भी ठीक है, NaOH डालोगे तो भी ठीक है, क्योंकि NaOH में OH है, यहां पर Fe3 पॉजिटिव है। तो चलो मैंने Fe3 पॉजिटिव डाला, तो जैसे अंदर डाला Fe3 पॉजिटिव, इसको कॉमन आयन समझ के अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब करेगा ये सारे पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और अब इनके सबके बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ये सब एक दूसरे से दूर दूर खिसक जाएंगे और इस तरीके से अपने आप को इसके अंदर सस्पेंड कर लेंगे या डिस्पर्स कर लेंगे। और ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होगा, जब दो सेम चार्ज पास में आएंगे तो फटाक से दूर निकल जाएंगे, इनके बीच में मूवमेंट लगातार चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर और ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, अगर आपने इसके अंदर और ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो अब क्या होगा, हर कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज केटायंस है। अब अगर आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर डाल दिया NaCl, तो अब NaCl टूटेगा और NaCl का Cl नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ, और यहां पर क्या है Fe, तो एक Fe से 3 क्लोरीन निकल के इसे वापस FeCl3 में कन्वर्ट करेंगे, तो धीरे धीरे कोलॉइडल पार्टिकल्स पे से चार्ज धीरे धीरे गायब होने लगेगा और अल्टीमेटली ये पूरा कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट जैसे डिस्पर्शन मीडियम में जाएगा, केटायन एनायन में टूटेगा। अब अगर आपके कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपके इलेक्ट्रोलाइट का एनायन उस पर अटैक करेगा और केटायन को निकालकर एक इलेक्ट्रोलाइट बना लेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने डाला तो इलेक्ट्रोलाइट भी आपके डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स पे से चार्ज निकाल के उसके कोएगुलेशन का काम करेगा। दैट इज द रोल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब प्यारे बच्चों, यहां पर एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल सिखाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज हार्डी-शूल्स रूल। मेरे प्यारे गंदे गंदे प्यारे प्यारे चूजो, मेरे सरकारी अस्पताल की छोटी हुई बेंच। हार्डी-शूल्स रूल क्या कहता है, ध्यान से सीखेंगे। हार्डी-शूल्स रूल का कहना होता है, ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन, देखो ध्यान से सुनना, अरे तुम लोग ध्यान से कान खोल के सुनो, ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर विल बी द कोएगुलेशन। मेरे पुत्र, क्या तुमको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? और मैं कह रहा सी कि जितना ज्यादा आपके आयन पर चार्ज होगा वो उतना ज्यादा कोएगुलेशन करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज सोल है, यानी आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, आप बताओ इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा पार्ट काम करेगा। आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर डाला NaCl, एक इलेक्ट्रोलाइट डाला आपने इसके अंदर NaCl, फिर एक इलेक्ट्रोलाइट आपने इसके अंदर डाला Na2CO4, और फिर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला Na3PO4। अब आपने इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोलाइट डालने, पहले केस में ये डाला, दूसरे केस में ये डाला, तीसरे केस में डाला। अब आप बताओ इसमें काम कौन करेगा? सर Na तो काम करेगा नहीं, कारण Na भी पॉजिटिवली चार्ज है, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो डिस्पर्जन फेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे या कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा। तो यहां पर पहले वाले केस में Cl नेगेटिव काम करेगा, दूसरे केस में SO4 डाई नेगेटिव काम करेगा, और तीसरे केस में PO4 ट्राई नेगेटिव काम करेगा। तो अब हमको यह जानना है कि इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स में से हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालें जो ज्यादा अमाउंट में कोएगुलेशन करे। तो हार्डी-शूल्स ने क्या बोला, जितना ज्यादा आयन पर चार्ज होगा उतना ज्यादा कोएगुलेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, ग्रेटर द चार्ज ऑन आयन ग्रेटर विल बी द कोएगुलेशन, यानी कि PO4 3 नेगेटिव ज्यादा कोएगुलेशन करेगा एज कंपेयर टू SO4 डाई नेगेटिव, एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। तो दिस इज योर
हार्डी शूज रूल। क्या बात पकड़ में आई इतनी? पक्की बात, समझ में आ गया इतना पॉइंट? 100% श्योर हो? तो क्या है हार्डी शूज रूल? हार्डी शूज रूल बहुत इजी है, जितना ज्यादा चार्ज आपके आयन पर होगा वो उतना ज्यादा कोएगुलेशन करेगा। चलिए एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। अब मेरे पास में नेगेटिवली चार्ज सोल है। अब इस नेगेटिवली चार्ज सोल के अंदर लेट्स से मैं डाल रहा हूं NaCl, लेट्स से मैं डाल रहा हूं CaCl2 और लेट्स से मैं डाल रहा हूं इसके अंदर FeCl3। अब आप बताओ इसमें से सबसे ज्यादा असर कौन करेगा? क्या क्लोराइड आयन यहां पर काम करेंगे? नहीं सर, Cl पर तो नेगेटिव चार्ज होता है और सोल भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव काम नहीं करेगा। हाँ, Fe3 पॉजिटिव, Ca डाई पॉजिटिव और Na पॉजिटिव ये काम कर सकते हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट इसका कोएगुलेशन जरूर करेंगे, लेकिन इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स में से सबसे ज्यादा पोटेंसी किसकी होगी? Fe3 पॉजिटिव की कारण ग्रेटर द चार्ज मोर द कोएगुलेशन, फिर Ca डाई पॉजिटिव और फिर Na पॉजिटिव। तो दिस इज योर हार्डी शूज रूल। प्यारे बच्चों, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो और इसके अंदर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, फटाफट से इतना नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नोट इट डाउन। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? डन। चलिए एक पॉइंट आपको यहां पर और सिखाना चाहिए मुझे। एक टर्म होती है कोएगुलेटिंग पावर, एक टर्म होती है कोएगुलेटिंग पावर। ना व्हाट इज कोएगुलेटिंग पावर? भाई हम लोग यहां पर बिल्कुल सीधी सी बात है, हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट की क्या पावर है कि वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर सके। तो कोएगुलेटिंग पावर का मतलब होता है इट इज द मिनिमम अमाउंट, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये वो इलेक्ट्रोलाइट का एक मिनिमम अमाउंट है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एडेड इन millimoles per liter. It is the minimum amount of an electrolyte added in millimoles per liter, यानी आपको millimoles में ऐड करना है 1 लीटर के अंदर, in added in millimoles per liter to coagulate the colloidal solution in 2 hours, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल्स एक इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट है, वो कहलाती है कोएगुलेटिंग पावर। आई रिपीट, 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को, 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए, 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए आप कितने मिलीमोल्स एक इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करते हो, ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट इस 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर सके इन 2 आवर्स, 2 घंटों के अंदर अंदर। एक बात ध्यान रखना, द स्मॉलर the quantity of electrolyte added, the smaller the quantity of electrolyte added, stronger will be the coagulating power। यानी सीधी सी बात है कि अगर आपने कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है और उसके बावजूद 2 घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन कोएगुलेट हो गया है, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेटिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी अगर एक इलेक्ट्रोलाइट कम मात्रा में ऐड करने के बाद भी उसने बहुत ज्यादा अमाउंट में कोएगुलेशन कर दिया है, मतलब उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है। आई रिपीट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कोएगुलेटिंग पावर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हार्डी शूज रूल हम रब करेंगे और हम लोगों ने यह भी देख लिया कि अगर आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की कितनी मिनिमम क्वांटिटी मिलीमोल्स में आप ऐड कर रहे हो 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर,
ताकि उसका कोएगुलेशन हो सके इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर। एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। अब सवाल यह आता है कि माना मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एक लायोफोबिक कोलॉइड को ब्रेक कर दिया, मतलब हमने देख लिया कि एक लायोफोबिक कोलॉइड को ब्रेक करना हमारे लिए कितना आसान है। सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, वो इलेक्ट्रोलाइट 2 घंटे के अंदर अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो लायोफोबिक नेचर का है उसकी 12 बजा देगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक लायोफोबिक कोलॉइड, हमने देखा कि एक लायोफोबिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी, लायोफोबिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, लायोफोबिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, डिपेंड्स ऑन 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला तो उसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, यानी इसके कोलॉइडल पार्टिकल पर जो चार्ज है उस पर। और दूसरा बेटा एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं सॉल्वेशन। एक टर्म आती है इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। देखो सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, ये रब कर दूं मैं पहले, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? ठीक है। अब सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आपने एक कोलॉइडल पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम में डाला, अब अगर वो कोलॉइडल पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतलब लायोफिलिक टाइप का कोलॉइडल पार्टिकल आपने डिस्पर्जन मीडियम में डाला, तो क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, आई रिपीट, किसके पार्टिकल? डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो आपके कोलॉइडल पार्टिकल के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे और एक पतली सी शीट बना लेंगे, उसको एक चारों तरफ से कवर कर लेंगे। जैसे आप अपनी बुक्स को कवर करते हो, लेमिनेशन नहीं करवाते हो, वैसे ही उस लायोफिलिक टाइप के कोलॉइडल पार्टिकल को डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल चारों तरफ से कवर करके एक पतली सी शीट बना लेंगे। इस शीट फॉर्मेशन के बाद कोलॉइडल पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के अंदर बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है, बड़े आराम से डिस्पर्स हो जाता है। तो एक कोलॉइडल पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के अंदर कितने आराम से डिस्पर्स हो रहा है, कितने आराम से डिसॉल्व हो रहा है, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपका लायोफोबिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, पहला उस पर चार्ज कैसा है और दूसरा उसका सॉल्वेशन कैसा है। जितना अच्छा सॉल्वेशन होगा वो उतना ज्यादा अच्छे से स्टेबिलिटी शो करेगा। अब आपका सवाल आएगा कि सर लायोफोबिक कोलॉइड तो डिस्पर्जन मीडियम को पसंद नहीं करता, तो फिर उसका सॉल्वेशन अच्छा कैसे होगा? इसीलिए तो हमने उस पर चार्ज डाला। जब वो चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे उस पर चार्ज आएगा, चार्ज आने के बाद डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल उसे कवर कर लेगा। याद करो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पड़ी थी, तो उसको वो कवर कर लेगा। समझ में आ रही है बात आपको? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे पानी के अंदर आपने NaCl डाला तो Na पॉजिटिव टूट जाएगा, Cl नेगेटिव टूट जाएगा, तो ये पानी के अंदर क्या हो गए? डिसॉल्व ही तो हो गए, भले ही चार्ज है पर डिसॉल्व हो गए ना। तो यहां पर हमारा जो FeOH3 टाइप का फॉर एग्जांपल एक कोलॉइडल पार्टिकल है, ये नो डाउट इससे बड़ा है, ये बड़ा है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो मैंने क्या बोला, ये डिसॉल्व होगा? डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन डिस्पर्स तो हो सकता है ना भाई, डिस्पर्जन ही तो करना है, तभी तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, हमें डिस्पर्स करना है, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्पर्जन मीडियम इसको सॉल्वेट कर लेगा, इसके ऊपर अपनी एक लेयर बना लेगा, तो इसका सॉल्वेशन हो सकता है। लेकिन हम लोग सब एक बात जानते हैं कि ये उसके बावजूद भी क्या होते हैं? अनस्टेबल। हम लोग जानते हैं दैट स्टिल दे आर नॉट मच स्टेबल, दे आर नॉट मच स्टेबल। उसके बावजूद ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते। जरा सा इलेक्ट्रोलाइट आया, चार्ज को खत्म कर देगा, सॉल्वेशन अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए
हम लोग यहां पर यूज करते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ना व्हाट आर प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स? हम जानते हैं कि अगर लायोफिलिक टाइप का कोलॉइड है तो लायोफिलिक कोलॉइड बड़े आराम से डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिस्पर्स हो जाता है? क्यों? क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल के आसपास डिस्पर्जन मीडियम एक बहुत अच्छी शीट बना लेता है जो इसके ऊपर नहीं होती लेकिन लायोफिलिक के ऊपर होती है। समझ पा रहे बात को? तो जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स जब डिस्पर्जन मीडियम में जाते हैं तो डिस्पर्जन मीडियम इनके चारों तरफ एक बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव शीट बना लेता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे द लायोफिलिक कोलॉइड्स when added in a medium, when added in a solvent, मीडियम की जगह आप सॉल्वेंट लिख सकते हैं। द सॉल्वेंट forms a sheet around it, hence shows good solvation and hence shows गुड सॉल्वेशन। तो हम लोग सब जानते हैं कि लायोफिलिक कोलॉइड तो डिस्पर्जन मीडियम में बढ़िया तरीके से डिस्पर्स हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर कुछ अमाउंट में लायोफिलिक कोलॉइड को ऐड कर देते हैं। सो वी ऐड लायोफिलिक कोलॉइड इन लायोफोबिक सोल्स। क्या करेंगे हम, लायोफिलिक कोलॉइड को लायोफोबिक सोल्स के अंदर या लायोफिलिक सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गया? तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर लायोफिलिक कोलॉइड आएगा, लायोफिलिक कोलॉइड लायोफोबिक कोलॉइड के आसपास एक प्रोटेक्टिव शीट बना लेगा। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा the lyophilic colloid will form a protective layer around लायोफोबिक कोलॉइड। तो क्या होगा, लायोफिलिक कोलॉइड लायोफोबिक के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। तो लेट्स से ये आपका लायोफोबिक कोलॉइड है, ये आपका लायोफोबिक कोलॉइड है और इसके आसपास लायोफिलिक ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। ये लायोफिलिक ने प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। अब आप लोग सब जानते हो ये है लेट्स से आपका डिस्पर्जन मीडियम। अब ये जो आपका लायोफिलिक है, लायोफिलिक हम लोग जानते हैं लायोफिलिक का सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये डिस्पर्जन मीडियम के अंदर बड़े आराम से डिस्पर्स हो जाएगा और जब ये डिस्पर्स होगा तो ये लायोफोबिक को अपने साथ में डिस्पर्स कर लेगा क्योंकि ये लायोफोबिक से चिपक गया है। अब लायोफोबिक चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो चुका है, किसके द्वारा, लायोफिलिक के द्वारा। और लायोफिलिक तो सॉल्वेंट को पसंद करता है, तो लायोफिलिक बिना किसी परेशानी के सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। और अंदर कौन छुपा बैठा है, लायोफोबिक, यानी इनडायरेक्टली लायोफोबिक डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो गया। तो इस हिसाब से आपने क्या करा, आपने लायोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट कर दिया। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट आ भी जाए तो क्या इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट लायोफोबिक के कांटेक्ट में आ पाएगा? नहीं, वो किसके कांटेक्ट में आएगा, लायोफिलिक के। और लायोफिलिक के साथ तो चार्ज वार्ज का लफड़ा ही नहीं रहता, तो लायोफिलिक ने लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। व्हाट इज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स? दोज लायोफिलिक कोलॉइड्स दैट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड लायोफोबिक कोलॉइड एंड हेंस मेकिंग देम स्टेबल। हमें यहां पर लिखना पड़ेगा एंड हेंस मेकिंग देम स्टेबल। वी हैव टू एट दिस पॉइंट एंड हेंस मेकिंग देम स्टेबल, मेकिंग देम स्टेबल। वो उसे क्या कर लेगा, स्टेबल कर देगा। तो हो गया आपका प्रोटेक्टिव कोलॉइड, हो गया आपका लायोफोबिक कोलॉइड स्टेबल। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या यहां तक कोई लफड़ा, कोई परेशानी? फटाफट स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे बच्चों।
जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, हो गया, हो गया। होली कब है? कब है होली? होली तो चली गई दादा, तो फिर क्या आएगा? क्या आएगा अब? चलो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर जेई नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नंबर, व्हाट इज गोल्ड नंबर? देखो इसको समझाता हूं। इट इज द milligrams, it is the milligrams of protective colloid, it is the milligrams of protective colloids added to the 10 ml gold सोल, यानी आपका गोल्ड सोल क्या है? लायोफोबिक कोलॉइड। कितना ml? 10 ml गोल्ड सोल है जो लायोफोबिक कोलॉइड, यानी 10 ml गोल्ड सोल के अंदर कितने मिलीग्राम्स आपको प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऐड करना है, सो एज टू प्रिवेंट इट्स कोएगुलेशन, सो एज टू प्रिवेंट इट्स कोएगुलेशन फ्रॉम 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन। इसको अब ध्यान से समझना। आपके पास में 10 ml गोल्ड सोल है जो लायोफोबिक नेचर का है। इस गोल्ड सोल के अंदर अगर मैं 1 ml 10% NaCl ऐड कर दूं, तो NaCl हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन कर देगा। किसका? गोल्ड सोल का। 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन, 10% NaCl सॉल्यूशन कैसे बना होगा? 10 ग्राम NaCl लिया गया होगा इन 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो जब आपने ये सॉल्यूशन बनाया और इसका 1 ml निकाला, इसका आपने क्या लिया? 10 ग्राम पानी में मिलाया और इसका कितना निकाला आपने? 1 ml इसमें से निकाला और इस 1 ml को गोल्ड सोल के अंदर डाल दिया। गोल्ड सोल कितना था? 10 ml, यानी 1 ml NaCl का सॉल्यूशन अगर 10 ml गोल्ड सोल के अंदर डालोगे तो ये 2 घंटे के अंदर कोएगुलेट हो जाएगा, कोएगुलेटिंग पावर। तो इसके कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप कितने मिलीग्राम्स, या आप मिलीग्राम्स की जगह आप इसको लिख लीजिए मिलीमोल्स, ज्यादा बेटर है। आप कितने मिलीमोल्स प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऐड करते हो, वो कहलाता है गोल्ड नंबर। यानी कितने मिलीमोल्स प्रोटेक्टिव कोलॉइड आपने डाला, जितनी क्वांटिटी, जितने मिलीमोल्स प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालोगे वही कहलाएगा गोल्ड नंबर। क्या है बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो व्हाट इज गोल्ड नंबर? इट इज द मिलीमोल्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स एडेड टू द 10 ml ऑफ गोल्ड सोल सो एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन, जो कि उसका क्या करने वाला है? कोएगुलेशन। क्या है बात समझ में आ गई? तो गाइज ये था गोल्ड नंबर। आपको आज के टॉपिक में से गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिव कोलॉइड, हार्डी-शूल्स रूल और कोएगुलेटिंग पावर, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ध्यान रखने हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट आखिरी वीडियो में हम पढ़ेंगे इमल्शंस और चैप्टर को करेंगे खत्म। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय। होली कब है? बाय बाय।